हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 10 देखने वाले हैं। इसमें देखिए, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, जिसका परावर्तन तथा अपवर्तन इसका चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये चैप्टर का इंटरनल क्वेश्चन आंसर है। मतलब ये कि जो चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से बीच में से जो क्वेश्चन बनता है, यानी जो प्रैक्टिस के लिए, जैसे हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, अब हमें इसका क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए कि हमने इसमें से समझा है कि नहीं, तो इसके लिए क्वेश्चन मिलता है। तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब ये कंप्लीट होगा फिर इसके बाद हम अभ्यास वाले चैप्टर को भी, मतलब क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण, सबसे पहले ध्यान ये देना है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और ख़ास करके जब फिजिक्स चैप्टर शुरू हो तब तो ऐसा निश्चित ही करना है, क्योंकि फिजिक्स के हर एक वर्ड, ठीक है, आपको उल्टा पुल्टा घुमा सकता है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तब, अगर ध्यान देते तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको नहीं घुमा पाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कहता है किस में, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण है। अब इसमें कहता है इसका मुख्य फोकस, यानी कि मुख्य फोकस जितने भी दर्पण होते हैं, ठीक है, अगर उसका फोकस की बात की जाए तो फोकस का मतलब ये है कि जब ना प्रकाश आकर के एक जगह जहाँ पर मिलेगी ना, उसी को फोकस कहेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर उस लेंस का या फिर उस दर्पण का ये क्षमता होगा कि प्रकाश को मोड़ करके वो मिला सके। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसको मुख्य फोकस को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब यही कि जो मुख्य अक्ष है ना, यानी कोई भी अगर गोलीय दर्पण है, चाहे अवतल हो या उत्तल, ठीक है, उसमें एक उसका मुख्य अक्ष होता है। मतलब कि बीच से जो क्या करता है कि उस दर्पण का जो पोल होता है, ध्रुव, और उसका जो त्रिज्या यानी केंद्र, उससे मिला करके एक सीधा रेखा खींचाता है, और उसी के समांतर जब प्रकाश आएगा ना, ये अवतल दर्पण में होने वाला है, उसी के समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश आएगा तब ये दर्पण से टकरा करके, ठीक है, और मुख्य अक्ष पर जहाँ पर उसको काट दे ये प्रकाश का किरण, वही उसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस होगा। अब देखिए मुख्य फोकस को एफ से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर कैपिटल लिख दिए, यहाँ पर स्मॉल एफ होगा। ठीक है, स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है तथा इसकी दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। मतलब ये कि ये जो फोकस हम निकाले हैं, ठीक है, ये तो हमें किरण और मुख्य अक्ष ये दोनों को कटने से पता चल गया कि कहाँ पर इसका मुख्य फोकस है। लेकिन इसको अगर दूरी वगैरह देखें तो कैसे होगा, तो ये जो होगा ना, जो मुख्य फोकस होगा वो उस गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा उसका आधा होने वाला है। यानी अगर वक्रता त्रिज्या 5 होगा तो इसका जो मुख्य फोकस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखें यहाँ पर इसी से संबंधित, जैसा पहला क्वेश्चन था इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें है कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला है। देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। मतलब ये कि वक्रता त्रिज्या बता रहा है 20 सेंटीमीटर और फोकस निकालने के लिए कह रहा है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो फोकस होता है ना वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब वही चीज़ है, वक्रता त्रिज्या या 20 है तो फोकस कितना होगा, 10 होगा। ये निकलेगा कैसे, तो देखिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से, बराबर r/2। r मतलब हो गया इसका वक्रता त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो अब इसका देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या जितना होगा उसका आधा कर देंगे तो ये हमारा फोकस निकल जाएगा। अब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर में, बट्टा 2 कर दिए। अब दोनों को जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो यहाँ बचेगा 10
तो यानी फोकस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। और यही बन जाएगा इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यहाँ पे कुछ पॉइंट को ध्यान दीजिए। इसमें कहता है बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, ठीक है, यानी जिसका प्रतिबिंब बनाना है वो कोई वस्तु तो होगा ना, उस वस्तु को ही बिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब यानी उसी का जो फोटो दिखता है हमें आईना में वो हो गया, ठीक। अब कहता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा दर्पण है, ठीक है, जो बिंब का यानी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित मतलब हो गया बड़ा, प्रतिबिंब बना सके। तो ध्यान दीजिए जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज़ ध्यान दिया होगा कि जितने भी अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कहता है क्या है कि बिंब का सीधा यानी कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, यानी कि वास्तविक नहीं बनेगा, ये पता चल गया। आवर्धित मतलब कि वस्तु से बड़ा भी होना चाहिए, तो ये भी पता चल गया कि यहाँ पर जो है ना ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, दोनों तरीके से पता चल गया। अब ऐसा प्रतिबिंब बनाता कौन है, तो ऐसा प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनाता है। देखे होंगे अवतल दर्पण जब ना जैसे नाई के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बाल काटने में अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या करता है अवतल दर्पण प्रतिबिंब को हमेशा सीधा बनाता है और आवर्धित मतलब बड़ा करके बनाता है। इससे क्या होता है कि बाल काटने में आसानी होती है, छोटे छोटे बाल पर ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है, यही चीज़ होता है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब कि पीछे देखने वाले दर्पण, ठीक है, के रूप में वरीयता यानी प्राथमिकता क्यों देते हैं। देखते होंगे जितना भी गाड़ी होता है ना उसमें पीछे वाले वस्तु को या फिर पीछे वाले गाड़ी को देखने के लिए सिर्फ उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके पीछे बहुत रीज़न है। अब रीज़न क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तल दर्पण के बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। आपने ये सुना होगा मतलब पढ़ा होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है ना उसका जो मतलब जो देखने वाला जिस तरफ से हम देखते हैं उसका भाग उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण में देखने वाला भाग धंसा होता है। अब जब इसका भाग अगर उठा रहेगा ना तो ज़्यादा दूर तक वो क्षेत्र को कैप्चर करेगा। ऐसा रहता है, किधर घसे यहाँ घसते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसे घुमा रहता है। अब इधर से हमें देखना है तो ये यहाँ तक कैप्चर करता है, इधर से लेकर के इतना दूर तक, ठीक है। वहीं पे अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो वो होता है धंसा हुआ ऐसे, ठीक, और इसकी वजह से ये थोड़ा कम दूरी को कैप्चर कर पाता है, ठीक। तो यही अंतर है कि उत्तल दर्पण में न ज़्यादा दूर तक हम देख पाते हैं। मतलब ये नहीं कि उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी मतलब दृष्टि दूरी में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका जो क्षेत्र है ना कैप्चर करने का क्षमता वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसी तरह से हमारे आँखों में भी होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे है, तथा ये सीधा तथा सापेक्ष रूप से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं जिसके कारण वाहन चालक उनमें पीछे दूर तक आते वाहनों को आसानी से देख पाते हैं। वही तो है ना, अगर पीछे वाला छोटा क्षेत्र दिखेगा तो फिर ज़्यादा दूर तक या फिर ज़्यादा गाड़ी को हम नहीं देख पाएंगे ना, ऐसे में हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अगर हमें काफ़ी दूरी तक, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अगर एक साथ हम देख पाए तो हम आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं और अपने गाड़ी में एक्सीडेंट होने की क्षमता को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ होता है बहुत सारे गाड़ी में लुकिंग ग्लास जिसको हम कहते हैं, वही ये उत्तल दर्पण की बात करते हैं। जो पश्च दृश्य दर्पण होता है ये नहीं होता है और ऐसे में काफ़ी एक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि उसको देखना है कि पीछे कोई आ भी रहा है। ऐसे देखने के लिए जैसे टर्न होगा हो सकता है सामने से किसी गाड़ी से उसका गाड़ी लड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए उसमें
ये लुकिंग ग्लास जो होता है ना, ये होना चाहिए। फिर देखिए आगे है, जिससे वे वाहन सुरक्षित रूप से चला पाते हैं। अतः हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य, ठीक है, दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। ठीक, रीजन पता चल गया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट फिर से 1 नंबर क्वेश्चन है। मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो अगले टॉपिक कंप्लीट होने के बाद का क्वेश्चन है, ठीक है, नया टॉपिक से। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। इसमें वक्रता त्रिज्या बता रहा है कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे ये फिक्स कर दिया कि दर्पण कौन सा है, गोलीय, और गोलीय में उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है ना, वो हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या भी उत्तल में धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना। अगर यहाँ अवतल दे देगा तब हमें यहाँ पर निकालेंगे तो वो ऋणात्मक में फोकस निकलेगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी यानी F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे हमने, बस अंतर ये था कि वहाँ पर ये गोलीय दर्पण था, क्लियर नहीं था कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। अब इसके बाद जब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि फोकस बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बट्टा 2, ठीक है, तो देखिए वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और ये उत्तल दर्पण में धनात्मक होने वाला है। तो देखिए अतः F यानी फोकस बराबर +32 वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फोकस कितना निकलेगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का यानी वस्तु का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण न सिर्फ 2 ही कंडीशन में वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। एक तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु हो, और दूसरा जब फोकस पर वस्तु हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए दिया गया है, अब क्या दिया गया, बिंब दूरी यानी कि U बराबर -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस न अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में होता है, यानी कि जितना भी वस्तु दूरी की बात किया जाएगा ना, वो हमेशा ऋणात्मक ही रहता है। ठीक, अब कहता है कि आवर्धन, आवर्धन कितना है, -3 यानी कि 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है ना। ठीक है, अब इसके बाद अतः प्रतिबिंब की दूरी यानी भी हमें निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि m बराबर यानी आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक में है। क्यों, क्योंकि देखिए आवर्धन ऋणात्मक में है। अब चलिए इसके आगे है, हमें आवर्धन पता है कितना, -3 बराबर प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता है तो -v हो गया बट्टा वस्तु दूरी -10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो ये प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना निकलेगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर है तो देखिए एक चीज़, जब फोकस पर वस्तु रखा है तो फोकस की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र, इसका दूरी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 दूनी 20। फोकस क्या होता है, हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो 10 हो गया फोकस, तो 20 हो जाएगा क्या, वक्रता त्रिज्या। तो अब इसके बाद ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, 30 पर, यानी उससे भी पार कर गया, यानी कि अनंत पर बना है, या फिर कह सकते हैं कि अनंत और फोकस के मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी का ऋणात्मक मान बतलाता है कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं तरफ बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण की बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो अगला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो ये दर्पण नहीं बल्कि लेंस के अंदर की बात बता रहा है, क्योंकि लेंस में ही अभिलंब से प्रकाश दूर जाता है और अभिलंब के पास आता है, और पानी हमेशा लेंस के तरह ही व्यवहार करता है। ठीक,
चलिए अभी देखते हैं इसका आंसर को। तो देखिए इस सिचुएशन में प्रकाश की जो किरण है ना वो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, विरल माध्यम मतलब ये हुआ जिसमें प्रकाश आसानी से गमन कर सकती है। तो जब इस माध्यम से प्रकाश आती है, ठीक है, और सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम ये हुआ कि जहाँ पर प्रकाश को मतलब गमन करने में या फिर गुजरने में थोड़ा रुकावट हो, उसको कहते हैं सघन माध्यम। यानी कि जब विरल से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब ये जब इसका उल्टा होगा, यानी कि सघन से जब विरल में जाए तब वो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है, और जब विरल से सघन में आए तो अभिलंब के पास आएगी, ठीक। अब फिर देखिए, चूंकि यहाँ दिए गए माध्यम युग में वायु विरल तथा जल सघन माध्यम है, यानी वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम की तरह है, अतः प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर विरल से सघन माध्यम में प्रकाश आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50, देखिए चीटी भी पढ़ने के लिए आया, क्या बात है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश वायु में पहले गमन कर रही है, बाद में ये कांच में आती है, और कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.50, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें प्रकाश का चाल ज्ञात करना है, कहाँ पर? कांच के अंदर, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश का चाल मानने के लिए कितना बोल रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांच की प्लेट की अपवर्तनांक कितना है? 1.50। इसको माना गया है N21, यानी N21। यहाँ पर N21 मतलब ये हुआ कि माध्यम 1 बटा माध्यम 2, ठीक है। तो अपवर्तनांक कितना आया है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। लेकिन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और माध्यम 2 क्या है? कांच है, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फिर आगे क्या है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है, यही तो दिया हुआ है यहाँ पर। 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक 1.50। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 कौन सा है? वायु है, बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और माध्यम 2 कौन सा है? कांच है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक, ये मतलब ये तो भाई इसी तरह से फॉर्मूला बन गया, ये हो गया अपवर्तनांक माध्यम 1 बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक। अब देखिए इसमें जो सब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50, तो ये हो गया। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम 2 जो कि कांच है, इसको हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितना प्रकाश की चाल है। फिर देखिए इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माध्यम 2 इधर आ गया, बाकी इधर ये आ गया, ठीक है। और इसी में से यहाँ पर जब दशमलव उड़ता है, यानी हो गया 150 × 10⁻2 हम लिख सकते हैं, ठीक। और 3 × 10⁸ जो है ये ऐसे यहाँ पर रह गया। अब देखिए इसमें जब यहाँ पर 10⁻2 है, यानी हो गया 100, तो 1 0 से इसको 2 काटेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक। फिर बचा यहाँ पर 15, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, और ये 3 है, ये कट जाएगा ना, यहाँ से कट गया। अब बचा यहाँ पर 5, और यहाँ पर बचा था 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्व करके जो माध्यम 2 में प्रकाश का चाल आता है वो कितना आता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अतः कांच में प्रकाश की चाल, कांच क्या है? माध्यम दूसरा है,
तो इसमें प्रकाश का चाल कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो बुक में सारणी 10.3 दिया गया है इसका हेल्प लेना है। ठीक है, और उसमें जो प्रकाशिक रूप से घनत्व जिसका अधिक है ये भी ज्ञात करना है, और इसी के साथ में जो न्यूनतम घनत्व वाला प्रकाशिक माध्यम है उसको भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले एक झलक हम सारणी 10.3 को देख लेते हैं कि आखिर सारणी क्या है। अब देखिए ये है सारणी 10.3। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या, माध्यम, और इसके सामने दिया हुआ है इसका अपवर्तनांक। तो इस सारणी के हिसाब से जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा प्रकाशिक रूप से सघन माना जाता है, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वो प्रकाशिक रूप से उतना ही कम सघन, यानी कि अपेक्षा रूप से वो विरल माध्यम माना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जैसे वायु का कितना अपवर्तनांक है, 1.0003। तो यानी इसका अपवर्तनांक कितना है, तो इससे जितना अधिक अपवर्तनांक होते जाएगा ना वो सब प्रकाशिक रूप से उतना ही ज़्यादा सघन होते जाएगा। और जिसका अपवर्तनांक, जैसे देखिए यहाँ पर हीरा है 2.42 है ना इसका अपवर्तनांक, इससे जितना भी कम अपवर्तनांक वाला माध्यम होगा सब में प्रकाशिक रूप से वो उतना सघन नहीं है, यानी कम सघन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक सघन की बात की जाए इस सारणी के हिसाब से जो प्रकाशिक रूप से है वो हो जाएगा हीरा, और सबसे कम सघन की बात की जाए तो वो हो जाएगा वायु। ठीक है, इस सारणी के हिसाब से। ठीक, चलिए इसके आंसर को हमें आखिर लिखना कैसे है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए है, हम जानते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम ज्यादा प्रकाशिक सघन है तथा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक रूप से कम सघन। ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक ज्यादा हो तो वो ज्यादा सघन होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो कम सघन होगा। ठीक, फिर है दिए गए सारणी के अनुसार न्यूनतम अपवर्तनांक हवा का, जिसका क्या है अपवर्तनांक 1.003, तथा सारणी के अनुसार अधिकतम अपवर्तनांक किसका है, हीरा का अपवर्तनांक कितना 2.42। ठीक, यानी कम अपवर्तनांक किसका है, हवा का, और अधिक अपवर्तनांक हीरा का है, तो इसी के हिसाब से उतना ही सघन हो जाएगा। खैर आगे देखिए है, अतः सारणी में दिए गए मानों के अनुसार हीरा का प्रकाशिक घनत्व अधिकतम तथा हवा का प्रकाशिक घनत्व न्यूनतम है। ठीक, और इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन प्रकाशिक रूप से अधिक सघन है और कौन प्रकाशिक रूप से कम सघन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि प्रकाश का चाल, ठीक है, सबसे अधिक तेजी से किसमें गमन कर पाता है, यानी सबसे अधिक किसमें रहता है, केरोसिन में या तारपीन का तेल में या फिर जल में। और इसमें हमें उपयोग करना है सारणी 10.3, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस सारणी का उपयोग किया था उसी सारणी का इसमें उपयोग करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सारणी 10.3 के अनुसार अब उसमें क्या है, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है, केरोसिन का दिया हुआ है। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना है, 1.47, यानी कि केरोसिन से अधिक अपवर्तनांक किसका है, तारपीन का तेल का। और जल का अपवर्तनांक है 1.33। तो यहाँ से हमें अपवर्तनांक पता चल गया। तो देखिए आगे हमको पता क्या है, तो यहाँ से हमें अपवर्तनांक के बारे में पता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। मतलब ये अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश का चाल घटेगा, और अगर अपवर्तनांक कमेगा तो प्रकाश का चाल बढ़ेगा।
तो अब यहाँ से हमें अपवर्तनांक पहले से ही पता है। अब देखिए आगे है, अतः प्रकाश की गति जल में केरोसिन तथा तारपीन के तेल की तुलना में अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि जल का अपवर्तनांक सिर्फ 1.33 है और इससे अधिक तारपीन का तेल और केरोसिन में है। तो सबसे अधिक किसमें प्रकाश का चाल होगा? जल में होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? यानी अपवर्तनांक अगर 2.42 है तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात कितना है? 2.42। ठीक, और यही तो होता है, प्रकाश के वेग का ही तो अनुपात निकाल कर हम अपवर्तनांक निकाल पाते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, मतलब कि ये अगला टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी अगर लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता का अर्थ है कि उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। मतलब कि अगर लेंस के सामने 1 मीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा हो तो वस्तु जो है ना इस समय लेंस के फोकस में रहेगा। ठीक, अर्थात 1 डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर, मतलब ये कि उसका क्षमता कितना है? 1 मीटर है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। कितना? 50 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसका कहने का अर्थ ये है कि कोई लेंस है, कौन सा? उत्तल लेंस है, उसमें वस्तु दूरी हमें पता करना है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर वस्तु दूरी निकालने के लिए कह रहा है और इसी के साथ ये भी कहता है कि उस लेंस का क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, उस लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है, अतः प्रतिबिंब दूरी कितना है? v बराबर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब धनात्मक बनता है। ठीक, अब देखिए आगे है, देखिए बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि कहा जा रहा है ना जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी है। ठीक, अतः h डैश अनुपात यानी बट्टा h डैश, दोनों में 1 है, क्रॉस हो गया तो -1 बचा, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक आएगा मान इसका। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। लेंस के आवर्धन सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बराबर h डैश बट्टा h बराबर v बट्टा u। अब यहाँ पर h डैश h का मान पता है -1, अभी तुरंत निकाले थे, और v यानी कि प्रतिबिंब दूरी पता है 50 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर वस्तु दूरी नहीं पता है, तो ये हो गया u। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करें